हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 12.1 का पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने 3 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अब उसको पार्ट में बनाने का उद्देश्य क्या है? पार्ट में बनाने का उद्देश्य ये है हमारा कि क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं और टाइम ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम इसको पार्ट में तोड़कर वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन किए थे हमने फर्स्ट पार्ट में। अब इस पार्ट में 3 क्वेश्चन और करेंगे, तो हमारे 6 क्वेश्चन हो जाएंगे और नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम पार्ट 3 में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिना देर किए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 12.1। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल 3x प्लस 5y का न्यूनतमीकरण कीजिए। तो z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, z इक्वल 3x प्लस 5y। इसको हमें मिनिमाइज करना है, तो आप यहां पे लिख लीजिए मिनिमाइज z करना है। ठीक है, और इसकी कंस्ट्रेंट जो है, अवरोध क्या है कि अवरोध दिए हुए हैं x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, कॉमा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, जब भी हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, उद्देश्य फलन को मिनिमाइज करना होता है, तो हमारी जो कंस्टेंट होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू में ही मिलेगी। अगर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो हमारी कंस्टेंट लेस देन और इक्वल टू में मिलेगी, लेस देन और इक्वल टू में मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले करते हैं वही काम जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। इनक्वालिटी को इक्वालिटी मान लेंगे, तो माना x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, या 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, x बटा 3 प्लस 3y अपॉन 3 आएगा तो y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारी x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल 1 की फॉर्म बन गई स्टूडेंट्स। वह दूसरे वाले को भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो x बाई 2 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली इक्वेशन और ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं, अब हम इसको प्लॉट करते हैं पहली लाइन को। देखिए ये हमारा x एक्सिस हो गया एंड दिस इज y एक्सिस। स्टूडेंट्स देखिए, x एक्सिस पर कटा अंतखंड 3 है, तो इसका मतलब x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा 3,0 होगा। क्या होगा? 3,0। तो 1 2 3, ठीक है, और ऊपर भी 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखिए पहले इक्वालिटी में 3,0 यानी कि समवेयर यहां पे 3,0 आएगा हमारा पॉइंट, 3,0 3,0। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हमारा 0,1, क्योंकि y एक्स पे कटा अंतखंड 1 है, तो y एक्स पे कटा अंतखंड 1, तो 0,1 यानी कि समवेयर यहां पे 0,1। ठीक है स्टूडेंट्स, 0,1, तो दोनों को ज्वाइन कराती हुई एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट, लेट दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी एंड 0,1 दिस पॉइंट। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन से प्लॉट करते हैं 2,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 2,0, क्योंकि एक्स अक्ष पे कटा अंतखंड 2 है, 2,0 यानी कि यहाँ पे 2,0। अगला भी 0,2, तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराती हुई एक लाइन, स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे स्टूडेंट्स। ये हमारा 2,0 एंड दिस इज 0,2, दिस इज 0,2। लेट दिस पॉइंट सी एंड दिस पॉइंट डी। अब हम रीजन चेक करेंगे, हमारा फिजिबल रीजन कहां पे आएगा। ठीक है, सुसंगत हल। तो असमिका, असमिका में, असमिका देखो, असमिका, असमिका, असमिका x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में 0 0 रखने पर
कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि 0,0 ही क्यों रखते हैं। आप कोई भी पॉइंट रख लीजिए, आप 3,0 भी रख सकते हैं, 0,2 भी रख सकते हैं, बट सुविधा के लिए हम इस पॉइंट को ही रख लेते हैं। दिस पॉइंट ओ, दिस पॉइंट इज ओ, रखते हैं इसमें 0 0। तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो दैट इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हमारा ट्रू नहीं है, हमारा फॉल्स हो गया स्टूडेंट, फॉल्स, ये गलत हो गया। 0 कभी भी 3 से बड़ा नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, तो हमारी जो लाइन है, पहले वाली लाइन यानी कि ये वाली लाइन, ये किसका ग्राफ है, x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। और ये दूसरे वाला जो है हमारा, ये x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन की तरफ न होकर, मूल बिंदु की तरफ न होकर, मूल बिंदु से इधर होगा, ऊपर की तरफ। तो इधर होगा इसका रीजन, इधर होगा इसका रीजन, ठीक है। अब असमीका 2 में, जो हमारी असमीका दूसरी असमीका है, असमीका क्या है, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में 0 0 रखने पर, में 0 0 रखने पर रखते हैं स्टूडेंट्स। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 कभी भी 2 से बड़ा नहीं होगा, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया, इनकी असत्य हो गया, असत्य हो गया। तो इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन रीजन भी नीचे ना होके ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। अब हमारी नॉन नेगेटिव कांस्टेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये, ठीक है। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि हमारा जो कॉमन रीजन आएगा, इस लाइन से ऊपर ऊपर, इस लाइन से भी ऊपर और इस लाइन से भी ऊपर, तो इसका मतलब है हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है। तो वो हमारा सॉल्यूशन रीजन इधर होगा स्टूडेंट्स, इधर होगा। इधर मैं एरो लगा रहा हूं, एरो लगा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, हमें दिखते हैं कॉर्नर पॉइंट, हमारे कॉर्नर पॉइंट एक डी है और एक ये ए है और एक पॉइंट ये है, लेट्स से दिस पॉइंट ए। और ये जो ई पॉइंट है, ये जो ई पॉइंट है, ये हमारी लाइन ए बी और सी डी का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हमें समीकरण 1 2 को हल करना पड़ेगा, या इसका मतलब इसको, यानी कि इसको और इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स से इक्वेशन ए एंड दिस इक्वेशन बी। तो समीकरण ए व बी को हल करने पर, समीकरण ए व बी को हल करने पर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हल करने पर, ठीक है। हल करने पर दोनों को हल कर लेते हैं। तो यानी कि समीकरण ए में से समीकरण बी को माइनस कर देते हैं, तो इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी, दैट इज इंप्लाइज दैट, जब हम माइनस करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2y और इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब y की वैल्यू b में रख देंगे, देन तब b में क्या बदला होगा, b चेंज टू, तो x प्लस y की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 2, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2। दो में से आधा घटा के कितना बचेगा भैया, 1.5 बचेगा। तो x की वैल्यू 3/2 आई स्टूडेंट्स। तो इसलिए हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट E इज व्हाट, E इज व्हाट, डेफिनेटली 3/2 1/2, दिस विल बी आवर पॉइंट E, ठीक है। E को यहाँ पे इंडिकेट करने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स। अब निकालते हैं हम कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। और इसको स्टूडेंट शॉर्ट में आप सीपी लिखेंगे, सीपी कॉर्नर पॉइंट। एंड यहाँ पे जेड, जेड इज व्हाट, जेड हमारा क्या है, 3x + 5y, 3x + 5y, ये स्टूडेंट्स। अब हमारे कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से आए, कॉर्नर पॉइंट आया हमारा डी, डी कॉर्नर पॉइंट, तो डी, ठीक है। अब यहाँ पे एक इससे लिखने से पहले एक बात लिखेंगे, चूंकि, चूंकि ठीक है, क्योंकि हमारा जो सुसंगत क्षेत्र है, सुसंगत, सुसंगत हल क्षेत्र अपरिबद्ध है। क्षेत्र कैसा है,
अपरिबद्ध, अपरिबद्ध यानी कि अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है यानी कि हम इसे एक सर्किल से घेर नहीं सकते, एक सर्किल में इसको परिबद्ध नहीं कर सकते, एक सर्किल में नहीं घेर सकते क्योंकि ये खुला हुआ रीजन है इधर कहीं तक भी, तो सर्कल में कैसे आएगा, नहीं आएगा सर्कल में, सर्कल में नहीं आएगा, तो सुसंगत हल क्षेत्र अपरिबद्ध है। और प्रीवियस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमने किए, उनमें जो हमारा हल क्षेत्र था सुसंगत फिजिबल रीजन जो था हमारा सोल्यूशन था, सुसंगत हल क्षेत्र जो हमारा था वो परिबद्ध था, लेकिन यहाँ पे अपरिबद्ध है, यहाँ पे अपरिबद्ध है क्योंकि हम इसे एक सर्किल में घेर नहीं सकते, एक सर्किल में बाउंड नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं डी, डी हमारा 0,1, 0,1 एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ई, और ई हमारा होगा, अभी निकाला हमने ई 3/2, 1/2, 3/2, 1/2, ठीक है, एंड हमारा ए पॉइंट, ए इज अवर पॉइंट इज व्हाट 3,0, और अब हम निकालते हैं वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 0,1 पे जेड कितना आएगा, एक्स की जगह 0 रखेंगे 0, 5 आ जाएगा, ठीक है, और जेड यहाँ पे जब हम 3/2 रखेंगे तो 9/2, 9/2 प्लस 5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो मैं 3/2 रखा तो 3 3 जा 9/2 और प्लस 5/2 यानी कि 9 और 5 14 बटे 2 7, ठीक है, और z इज इक्वल टू स्टूडेंट 3,0 रखें 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे गड़बड़ हो गई, डी पॉइंट को हमें ये बी पॉइंट ले लिया 0,1, डी पॉइंट हमारा 0,2 है, डी पॉइंट हमारा 0,2 है, 0,2, तो 0,2 पे आ जाएगा हमारा 10। तो स्टूडेंट्स अब देख रहे हैं हम यहाँ पे कि हमारी जो मिनिमम वैल्यू आई वो किस पे आई, ई पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आई 7, 7 इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम, मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू आई 7, ठीक है, ये हमें पॉइंट गलत ले लिया क्योंकि यहाँ पे 0,1 दिख रहा था हमें और 0,2, ये एग्जैक्ट नहीं कर पाए थे कि 0,1 ये देख लिया कि 0,1 ये है, जबकि ये 0,2 है, डी पॉइंट हमारा 0,2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मिनिमम आया। अब अगर हमारा सुसंगत हल क्षेत्र परिबद्ध होता तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता कि z की मिनिमम वैल्यू 7 है और x बराबर 3/2 और y बराबर 1/2 पर, यानी कि x बराबर 3/2 और y बराबर 1/2 पर हमारी मिनिमम वैल्यू 7 है, ये हम तुरंत आंसर दे देते। लेकिन यहाँ पे हम दावा नहीं कर सकते कि जरूरी नहीं है कि वैल्यू ही मिनिमम हो, ये जेड की मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ क्षेत्र जो है अपरिबद्ध है स्टूडेंट्स, क्या है, हमारा हल क्षेत्र अपरिबद्ध है, तो इस दशा में हमें डाउट वाली स्थिति मिलती है, इस दशा में हमें डाउट वाली स्थिति मिलती है, यहाँ पे हमें डाउट है कि ये इसका मिनिमम वैल्यू है या नहीं है, क्योंकि हमारा जो हल क्षेत्र है वो अपरिबद्ध है, वो बाउंडेड नहीं है, घिरा हुआ नहीं है, एक सर्कल के अंदर घिरा हुआ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमें डाउट है, हम यहाँ पे दावेदारी नहीं कर सकते कि जेड की मिनिमम वैल्यू 7 ही होगी, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इसलिए लेट्स से दिस वैल्यू इज कैपिटल एम, इस वैल्यू को हम कैपिटल एम मान लेंगे, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अब जेड उसको लिखेंगे ax प्लस बी वाई, क्योंकि हमारा मिनिमम है तो लेस देन का इनक्वालिटी लगेगा, लेस देन एम, लेस देन एम, कैपिटल एम,
तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है 3x प्लस 5y लेस देन m, m हमारा 7। तो इसका हम ग्राफ खींचेंगे। तो स्टूडेंट्स इसे मान लेंगे आप, माना उसी तरह जैसे ऊपर माना था 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो 7 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो x बाई 7/3 हो जाएगा और प्लस y बाई 7/5 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा 7/3, 7/3 यानी कि 3 दूनी 6, 2 पॉइंट कुछ, यानी कि दिस पॉइंट विल बी हियर। यहाँ पे पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा 7/3 7/5 एंड 0 ये यानी कि 5 1 या 5 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग यानी कि यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे होगा। ठीक है, बड़े ध्यान से डी हटा देता हूं मैं, डी ऊपर लिख देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, अब चूंकि ये लेस इक्वल टू की नहीं है, इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन बनेगी। अगर यहाँ पे इक्वलिटी होती, जैसे यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो हमने सॉलिड लाइन बनाई, डार्क लाइन बनाई, लेकिन बट यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है तो यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाएंगी और इनको ज्वाइन कराते हुए चलेंगे। ये देखते हैं, डॉटेड 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 बनाते हुए लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, डॉटेड लाइन, ऐसे हमने डॉटेड लाइन बनाई। स्टूडेंट्स अब ये डॉटेड लाइन अगर हल क्षेत्र यानी कि सुसंगत हल क्षेत्र से होकर गुजर रही है तो ये जेड की मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। अगर ये इससे नहीं गुजर रही है तो ये जेड की मिनिमम वैल्यू होगी। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये जो लाइन है हल क्षेत्र से होके जा रही है, क्योंकि ई पॉइंट हल क्षेत्र में है और ये लाइन ई पॉइंट से होके जा रही है। ये तो फंस गया, लोचा हो गया। इसका मतलब है जेड की ये मिनिमम वैल्यू नहीं है। लेकिन हम कहानी को बदलने वाले हैं स्टूडेंट्स। अरे भैया ये जेड, ये ई पॉइंट से होकर नहीं गुजर रही, क्योंकि ये डॉटेड लाइन है और डॉटेड लाइन पे ये पॉइंट पड़ रहा है, लेकिन ये डॉटेड लाइन पे नहीं है। डॉटेड लाइन का मतलब है ये पॉइंट इसमें सम्मिलित नहीं है, यानी कि ये पॉइंट ई डॉटेड लाइन पे नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा अपरिबद्ध क्षेत्र है उसका उसके किसी भी पॉइंट से हमारी डॉटेड लाइन नहीं गुजर रही है। जब डॉटेड लाइन किसी भी पॉइंट से नहीं गुजर रही है अपरिबद्ध क्षेत्र के, तो इसका मतलब है जेड की मिनिमम वैल्यू 7 ही है। अगर ये हल क्षेत्र से होके गुजरती, ऐसे अंदर को चली जाती इसमें, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू ना होती। तो इसका मतलब है, इसलिए लिखोगे आप कि आप लिखोगे बिंदुदार रेखा हल क्षेत्र के साथ कोई भी उभयनिष्ठ हल क्षेत्र के साथ में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं रखती है। इसलिए x बराबर 3/2 y बराबर 1/2 पर मिनिमम z बराबर 7 होगा। स्टूडेंट 7 होगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आपकी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या समस्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड का मिनिमाइजेशन करना है, लेकिन ये गलत है, इसमें मैक्सिमाइजेशन करना है। क्वेश्चन गलत छपा हुआ है। क्यों? कारण क्योंकि जो उसमें इनइक्वालिटी है वो लेस देन और इक्वलिटी वाली है। लेस देन इक्वलिटी वाली अगर इनइक्वालिटी है तो हमेशा ही मैक्सिमाइजेशन होगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी है तो हमेशा मिनिमाइजेशन होगा। तो ये क्वेश्चन गलत छपा हुआ है इसमें। यहाँ पे आप मैक्सिमम जेड लिखिए, उद्देश्य फलन लिखना है आपको। मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5 में 3x प्लस 2y और जो आपकी कंस्टेंट है st सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, अवरोध बोलते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अवरोध बोलते हैं स्टूडेंट्स में। हमारे जो अवरोध दिए हुए हैं वो है x प्लस टू वाई लेस देन और इक्वल टू
10 comma 3x plus y less than equal to 15 and non negative constant x greater than equal to 0 y greater than equal to 0। तो स्टूडेंट्स करते हैं, मानते हैं इसे इक्वालिटी, माना x plus 2y is equal to 10 व 3x plus y is equal to 15। तो स्टूडेंट्स या करके क्या 10 से डिवाइड कर देंगे तो x by 10 प्लस 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 या 10 y by 5 इक्वल 1। ठीक है स्टूडेंट्स, वह अब इसको करते हैं 5 से 15 से डिवाइड तो x बाई 3 पंजे 15 5 प्लस y बटे 15 बराबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई ऊपर वाली और ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ग्राफ बनाते हैं, बहुत ही अच्छे प्रकार से ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा ओ पॉइंट, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। और देखो एक्स एक्स पे कट अंतखंड 10 है, तो यानी कि 10,0 समवेयर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है 10,0, यहाँ पे भी 10 कर लीजिए, 15 कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, 13, ऊपर बढ़ा लेंगे स्टूडेंट 13 14 15। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दे रहे हैं, अगर ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ग्राफ पेपर पर कोई टेंशन नहीं। तो एक्स एक्सिस पे कट अंतखंड 10 है तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा 10,0, यानी कि यहाँ पे पॉइंट हो गया हमारा 10,0 और वाई एक्स पे कट अंतखंड 5 है तो 0,5 यानी कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करा देते हैं, करा के आगे बढ़ा दिया, इसको भी आगे बढ़ा दिया भैया। ठीक है, दिस पॉइंट इज 10,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,5, ये हमारा पॉइंट 0,5। और ये किस इनक्वालिटी का ग्राफ है ये भी हम यहाँ पे साइड में नीचे बैरो लगा के लिख देंगे। ये हमारा x plus 2y लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B हमने लेट कर लिया। ठीक है, ये भी ये लाइन होगी हमारी। दूसरा, अब दूसरी लाइन को खींचते हैं, एक्स पे कटना का अंतखंड 5 यानी कि 5,0, 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ गया हमारा 5,0। ठीक है 5,0 और 0,15 यानी कि यहाँ पे वाई एक्स पे कटा अंतखंड 15 है यानी कि 15 चलेंगे हम यहाँ पे वाई एक्स पे कटा अंतखंड 15 है तो 15 चलेंगे, एक्स एक्स पे कटा अंतखंड 5 है तो हम 5 चले। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा देंगे, क्योंकि डॉटेड लाइन बनेगी नहीं, क्योंकि डार्क लाइन बनेगी, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू का साइन है, इक्वालिटी के साथ में इक्वल टू का साइन है, तो डॉटेड लाइन नहीं बनेगी, डार्क लाइन ही बनेगी। ज्वाइन कराते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी जब स्केल से बनाओगे। ठीक है, ये तो मैं हाथ से बना रहा हूं। तो दैट पॉइंट सी एंड दिस पॉइंट डी, और ये डी पॉइंट हमारा 0,15 एंड दिस पॉइंट इज 5,0। अब रीजन चेक करते हैं। अब दोनों लाइन एक पॉइंट पे काटती है ई पे, और ई का भी इंटरसेक्शन हम देख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करते हैं। कैसे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्वेश्चन 2 में। तो समीकरण 2 गुणा 2 यहाँ पे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ग्राफ पेपर में आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वहां से एक्स वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें ग्राफ से नहीं बनाया, यहाँ पे हम ऐसे ही ओरल बना रहे हैं, रफ स्केच। ठीक है, तो समीकरण 2 गुणा 2, तो पॉइंट निकालने जरूरी हो जाते हैं। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करिए तो 2 3 6x प्लस 2y बराबर 15 दूनी 30। ठीक है, समीकरण बना 3। और समीकरण 1 हमारी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। दोस्तों हम घटा देंगे घटाने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, 2y से 2y कैंसिल, 5x इज इक्वल टू 20, 5 4 जा 20, x इक्वल 4 आ गया। तो x की वैल्यू 1 में रख देंगे, तो 1 implies that
4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10 एंड 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, दैट विल बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2y बराबर 6, तो y बराबर 2 तिया 6, 3 बार कटेगा, तो हमारा बिंदु ई क्या हो गया, इसलिए बिंदु ई हो गया हमारा x, y 4,3 हो गया, 4,3 हो गया स्टूडेंट, 4,3। ठीक है स्टूडेंट, हमारा बिंदु ई 4,3 हो गया। अब हम रीजन चेक करते हैं। तो असमिका, पहले इस असमिका में 0 0 रखते हैं। असमिका, प्रत्येक असमिका में रीजन चेक करने के लिए, हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए असमिका x प्लस 2y ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 10 में x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर, तो रख देंगे स्टूडेंट्स, रखते हैं। तो 0 लेस देन इक्वल टू 10 दैट विल बी ट्रू, 0 10 से छोटा होता है, ये सत्य हो गया। ठीक है, पुनः असमिका दूसरी वाली में रखते हैं, पुनः असमिका पुनः असमिका 2 में, यानी कि हमारी असमिका है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15 में x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर, रख देते हैं, रखने पर तो रख देते हैं 0 लेस देन इक्वल टू 15 दैट विल बी ट्रू, ये भी ट्रू हो गया। तो इसका मतलब है दोनों का क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ है, क्योंकि मूल बिंदु रखने पर वो ट्रू हो गया। अगर मूल बिंदु रखने पर फॉल्स हो जाता तो मूल बिंदु के दूसरी तरफ, तो इस साइड में हल क्षेत्र है स्टूडेंट, इस साइड में हमारा हल क्षेत्र है, इस साइड में। ठीक है, अब सिडी लाइन का भी हल क्षेत्र इसी साइड में है, हल क्षेत्र इसी साइड में है। ठीक है, और आज हमारा ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है y एक्सिस इधर, इसका सॉल्यूशन रीजन भी इधर है, इधर है। ठीक है, इधर है भैया, इधर है। ठीक है, अब ये है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, यानी कि इसका सॉल्यूशन रीजन इधर, इधर। ठीक है, इधर है। तो कॉमन रीजन किधर आ रहा है अभी नहीं पता, एक दो तीर और लगाओ तभी समझ में आएगा भैया जी, एक दो तीर और लगाओ, इस लाइन का भी तीर लगाओ, इधर 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 इधर। तो स्टूडेंट्स इस लाइन का एक और लगाओ। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा तीर कहां पे ज्यादा दिख रहे हैं आपको, इस रीजन में आपको तीर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट है, पॉइंट ओ, यानी कि हमारा जो क्षेत्र है सुसंगत हल क्षेत्र है वो परिबद्ध है, क्योंकि सुसंगत हल क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र, हल क्षेत्र परिबद्ध है, परिबद्ध है यानी कि हमें सोचना नहीं है कि मिनिमम वैल्यू होगी या नहीं होगी। अगर सुसंगत हल क्षेत्र अपरिबद्ध आता है तब हमें डाउट होता है, तब हम दावेदारी नहीं कर सकते, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पर दावेदारी नहीं कर सकते। रिकॉल करो उस चीज को, रिकॉल करो स्टूडेंट्स, रिकॉल करो। जब हल क्षेत्र परिबद्ध है तब हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तुरंत जो मैक्सिमम आएगी वो मैक्सिमम है, जो मिनिमम आएगी वो मिनिमम है। लेकिन जब हल क्षेत्र अपरिबद्ध हो तो स्टूडेंट हमें सोचना पड़ेगा, हम दावेदारी नहीं कर सकते कि कौन सी मिनिमम वैल्यू है, कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हल क्षेत्र परिबद्ध है, तो यार कोई टेंशन नहीं, हल क्षेत्र परिबद्ध है, जो क्या है, जो है ओ सी ई, ओ सी ई, ओ सी ई बी, ओ सी बी ई है। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स अब हम यहां पे लिखेंगे कोणीय बिंदु, यहाँ पे z लिखेंगे, z इज व्हाट, z हमारा है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, और जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम करना है, कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाना है। ठीक है, यहाँ पे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु जिन्हें आप कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं सीपी, तो हमारे पॉइंट आए पहले O, तो O हमारा ओरिजिन 0 0 एंड C हमारा आया भैया 5,0, इसके बाद आया हमारा ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो आया था 4,3, और ई के बाद में हमारा बी, तो बी पॉइंट हमारा है 0,5, 0,5। ठीक है स्टूडेंट्स, निकालते हैं जेड की वैल्यू, तो जेड की वैल्यू 0 0 पे तो 0 ही आएगी, 5,0 पे 15 आएगी,
क्योंकि ये तो y तो 0 हो गया, 5 3 15, 4,3 x और y की जगह 3 4 और 3 फिट करो, 4 फिट करें, 4 3 12 और 3 दूनी 6, 12 और 6 18, ठीक है, 12 और 6 18, ठीक है, 0 5 ये 0 हो गया, x 5 दूनी 10, z होगा 10, ठीक है, x की जगह 0 रख दिया, y की जगह 5 दूनी 10। तो आपको दिख रहा है मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आ रही है, यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे आपका मैक्सिमम आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स ज्यादातर हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ही आता है, मोस्टली ज्यादातर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जहां पर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अकर होती है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए किस पॉइंट पे हुई, ई पॉइंट पे हुई, यानी कि x बराबर 4, ई पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 है, x बराबर 4 y बराबर 3 पर मैक्सिमम z 18 है, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 18। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्षेत्र परिबद्ध है, कोई टेंशन नहीं है, जो मैक्सिमम वैल्यू आई वही मैक्सिमम वैल्यू है, हमें कुछ नहीं सोचना। जब हमारा सुसंगत हल क्षेत्र अपरिबद्ध होगा तभी हमें सोचना है, तभी हम दावेदारी नहीं कर सकते कि उसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो डिपेंड करेगी उसके ग्राफ पर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ग्राफ पे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ग्राफ अगर हल क्षेत्र से होकर गुजर रहा है तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती, अगर हल क्षेत्र से नहीं गुजर रहा है तो वो वैल्यू उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्न अवरोधों के अंतर्गत में मिनिमाइजेशन करना है, यस मिनिमाइजेशन करना है, तो मिनिमाइज z इज इक्वल टू, जिसको मिनिमाइज करना है मिनिमाइज इस पे पहले लिख रहे हैं हम, z इज इक्वल टू x प्लस 2y, x प्लस 2y, और हमारे कंस्टेंट अवरोध बोलते हैं जिन्हें, अवरोध, हमारे जो अवरोध हैं स्टूडेंट्स, वे अवरोध क्या दिए हुए हैं, अवरोध हैं हमारे 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कॉमा x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, कॉमा x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन, मान लेंगे पहले, माना 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, व दूसरी वाली इनक्वालिटी को भी समीकरण मान लेंगे x प्लस 2y इक्वल 6, या करके इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लाते हैं, अंतखंड में 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 से डिवाइड करें तो गड़बड़ नहीं बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे तो x बाई 3 बाई 2, 2 तो ऊपर चला जाएगा, वही 2x बाई 3 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1, व ठीक है इसको लिखेंगे x बाई 6 प्लस y बाई 3 इक्वल 1। तो स्टूडेंट्स ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अच्छी तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे है हमारा 3/2 1.5 और 3, यानी कि 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए हमारा 3/2 यानी कि 1.5 समवेयर यहाँ पे हो जाएगा 1.5, ठीक है स्टूडेंट्स। और y एक्सिस पे 3 0,3 यानी कि यहाँ पे 0,3, दोनों को ज्वाइन कराते हैं स्टूडेंट, ज्वाइन करा के आगे बढ़ा देते हैं, इसको भी आगे बढ़ा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों लाइन को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ए हो गया और दिस पॉइंट बी, और दिस पॉइंट इज नोन एज 0,3 एंड दिस पॉइंट इज 1.5 यानी कि 3/2, ये पॉइंट है हमारा 3/2, 0, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये स्ट्रेट लाइन जो बनी हमारी, ये बनी कौन सी असमी का है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। नेक्स्ट इज वोट x प्लस 2y, ये देखते हैं x एक्सिस पे 6 2 2 4 6 6,0 यहाँ पे और 0,3 यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है, ठीक है। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन, अनदर स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है, अनदर स्ट्रेट लाइन। दिस पॉइंट C 6,0 एंड दिस पॉइंट B एंड D,
दोनों का कॉमन पॉइंट है बी और डी, दोनों का सेम पॉइंट है बी और डी, दोनों को एक जगह बी कोमा डी, ठीक है ना, या बी डी दोनों का सेम लिख लीजिए, बी भी यही है डी भी यही है, ठीक है ना, बी भी बोल सकते हैं डी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, डी भी कह सकते हैं इसको, दोनों का कॉमन पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमें मालूम है, ये हमारा पॉइंट ओ है। अब हल क्षेत्र देखते हैं, असमीका 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 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर देखते हैं, फर्स्ट प्लेन में है, फर्स्ट हाफ प्लेन में है, सेकंड हाफ प्लेन में, मूल बिंदु की साइड है या मूल बिंदु से दूसरी तरफ है, तो रखते हैं 0 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट इज फॉल्स, 0 कभी भी 3 से बड़ा नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो गया स्टूडेंट, फॉल्स, ये हमारा फॉल्स हो गया, झूठ हो गया, तो इसका मतलब है जो हमारी ए बी लाइन है, ए बी लाइन है जो हमारी ए बी ये वाली लाइन, तो इसका क्षेत्र इधर है स्टूडेंट्स, इधर इस साइड में, ठीक है। चलो दूसरे वाली को देखते हैं, असमीका असमीका x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर इसको भी रखते हैं भैया, रखते हैं, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दैट इज फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी असत्य हो गया, तो इसका मतलब है बीसी सीडी लाइन भी, इसके भी इधर सॉल्यूशन रीजन होगा हमारा, इस साइड में सॉल्यूशन रीजन होगा, इस साइड में होगा, इसका इस साइड में होगा, इस साइड में होगा, तो स्टूडेंट जो हमारे नॉन नेगेटिव कंस्टेंट है वे बताते हैं कि सॉल्यूशन रीजन इधर होगा, इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा, ठीक है, एंड दिस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये भी बताता है कि इधर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमारा जो हल क्षेत्र है वो कहाँ पे आया हुआ है, हल क्षेत्र हमारा कहाँ पे आया हुआ है, हल क्षेत्र कॉमन पार्ट ये इससे ऊपर हो गया, ये भी इससे ऊपर हो गया, ये भी इससे ऊपर हो गया, अब ये तो ले नहीं सकते, ये नहीं कह सकते क्योंकि ये तो नहीं है, ये नहीं है, इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि वो ऊपर चला गया स्टूडेंट्स, ऊपर चला गया, यानी कि जो हमारा हल क्षेत्र है वो अपरिबद्ध है, अपरिबद्ध, अपरिबद्ध, तो अपरिबद्ध में केवल दो ही कॉर्नर पॉइंट आएंगे स्टूडेंट्स, एक कॉर्नर पॉइंट ये आएगा और एक कॉर्नर पॉइंट ये आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, चेक करते हैं, लेट्स चेक, लेट्स चेक, लेट्स चेक, ठीक है ना, तो दोनों ही फॉल्स आ गए, तो चूंकि हल क्षेत्र अपरिबद्ध है, अब ये तीसरे टाइप का केस आ गया स्टूडेंट, हल क्षेत्र अपरिबद्ध है, अपरिबद्ध है, ठीक है, हल क्षेत्र अपरिबद्ध है, तो किधर है अपरिबद्ध, दो पॉइंट पे 0,3 और 6,0, ठीक है, तो यहां पे लेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ पे z की वैल्यू हमारी x प्लस 2y है, ठीक है, कोणीय बिंदु है हमारी 0,3 0,3 6,0 6,0, अब की बार दो ही कोणीय बिंदु आए हैं क्योंकि इस लाइन के अब इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, यानी कि यहाँ, और इस लाइन के ऊपर, यानी कि यही क्षेत्र आएगा हमारा, ठीक है ना, डी ई सी, दो कॉर्नर पॉइंट आए, तो 0,3 पे जेड की वैल्यू निकाल ली, जेड की वैल्यू तो आई 6 और 6,0 पे निकाले तो जेड की वैल्यू 6,
तो दो वैल्यू इक्वल आई स्टूडेंट्स, दो वैल्यू इक्वल आई, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, दो पॉइंट पे जेड की वैल्यू 6 आई, दो पॉइंट पे जेड की वैल्यू 6 आई, तो मिनिमम वैल्यू 6 है, तो दोनों ही वैल्यू बराबर हैं, तो स्टूडेंट्स ये अलग अलग केस मिल गया। अब आप सोच रहे हो क्योंकि हल क्षेत्र अपरिबद्ध है तो हमें उस लाइन का ग्राफ भी खींचना पड़ेगा, नहीं स्टूडेंट्स कोई जरूरत नहीं। जब दो वैल्यू इक्वल आए, दो पॉइंट पे वैल्यू इक्वल आए, तब हमें भले ही हल क्षेत्र अपरिबद्ध हो तो कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब है चूंकि 0,3 पर 0,3 पर मिनिमम जेड बराबर 6 है, 6,0 पर भी मिनिमम जेड 6 है, तो स्टूडेंट्स दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू आई। तो इसका मतलब है ये 0,3 कहाँ है, यहाँ पे है 0,3 बी पॉइंट पे, और सी पॉइंट पे 6,0 है। तो इसका मतलब है बीसी रेखाखंड बीसी पर स्थित, इसका आंसर क्या होगा कि मिनिमम, जब दो मिनिमम वैल्यू सेम आए, तो दो पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू सेम आए, तब आप क्या लिखते हैं, रेखाखंड कौन सा रेखाखंड है ये, बीसी, रेखाखंड बीसी पर स्थित जितने भी बिंदु होंगे बीसी पर जितने भी बिंदु होंगे, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, बीसी पर जितने भी बिंदु होंगे बीसी पर स्थित सभी बिंदुओं पर रेखाखंड बीसी पर स्थित सभी बिंदुओं पर जेड का मिनिमम जेड बराबर 6 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किस केस में होगा, जब दो पॉइंट पर एक ही वैल्यू मिले, एक ही मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिले, जैसे 0,3 पे 6 मिली, 6,0 पे भी 6 मिली, जब दो पॉइंट पे सेम वैल्यू जेड की सेम वैल्यू मिले, तब क्या होता है, जिन जिन पॉइंट पर बी पर वैल्यू मिली वही 6, और 6,0 पर सी पर भी वही वैल्यू मिली। तो इसका मतलब है इस रेखाखंड बीसी पर जितने भी पॉइंट होंगे, स्टूडेंट ध्यान देना, जितने भी पॉइंट होंगे सब पर मिनिमम जेड 6 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन किए हैं आज। ठीक है, अब हमारे 4 क्वेश्चन बच गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल, मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, वरना स्टूडेंट्स मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ठीक है, तो आगे से आप लोग ध्यान रखना, अब अगली वीडियो तभी बनाऊंगा जब मेरे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ जाएगी। अगर नहीं बढ़ी तो मैं अपना टीचिंग प्रोफेशन यानी कि स्कूल जाऊंगा और ट्यूशन पढ़ाऊंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप लोगों को पढ़ना है तो। ठीक है, लाइक भले करो या ना करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना तो वो बात अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो before that students please pause the video to note it down